नमस्कार दोस्तों, आपके बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक बीमारी जिसे बोलते हैं गाउट। ये बीमारी का वर्णन इजिप्ट में भी कई सालों पहले डिस्क्राइब किया हुआ है। इनको डिजीज ऑफ किंग्स भी कहा जाता है, राजा महाराजाओं की बीमारी, क्योंकि ये अक्सर रिच फूड और अल्कोहल के कारण यूरिक एसिड एक्सेस करता है बॉडी में। तो अगर आप प्यूरिन रिच फूड ज़्यादा खाएं तो उसका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। अगर ये फूड एक्सेस में लें तो यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। या तो अगर किडनी में प्रॉब्लम है या एक्सेस अल्कोहल इनटेक है तो किडनी से एक्सक्रीशन या यूरिक एसिड का निकलना मुश्किल हो जाता है और बॉडी में जमा होती है। सो नॉर्मल लेवल क्या होता है यूरिक एसिड का? नॉर्मल लेवल होता है 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन मेन, विमेन में अबाउट 5.5 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बॉडी में जमा हो जाए तो फिर यूरिक एसिड सॉल्यूबल नहीं रहता, वो क्रिस्टल बन जाता है और जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि यूरिक एसिड जनरली 3 to 6 होए तो लोग इंटेलिजेंट माने जाते हैं, इंटेलिजेंस से भी रिलेशन है। और अगर यूरिक एसिड 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा देखे गए हैं। सो आइडियल रेंज होता है बिटवीन 3 to 6 और 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये कब जमा होने लगता है? आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो जिससे आपको ये पता चलेगा। एक ग्लास में थोड़ा नमक लीजिए और पानी भर के उसको हिलाते जाइए। जब सॉल्ट मॉडरेट क्वांटिटी में होगा तो सॉल्ट आपका पानी में घुल जाएगा। लेकिन अगर आप और सॉल्ट डालते रहे तो एक स्टेज आएगी जब सॉल्वेंट या पानी कम पड़ जाता है और सॉल्ट पिघलेगा नहीं, तो आपको दिखेगा आप कितना भी हिलाइए वो सॉल्ट रहेगा। वैसे ही जब यूरिक एसिड एक्सेस में बनता है तो वो सॉल्वेंट नहीं रहता, वो क्रिस्टल बन के जमा होने लगता है अलग एरियाज में। सो ये अक्सर मेल्स में ज़्यादा देखा गया है, रेशियो इज 4:1। विमेन में ज़्यादा नहीं देखा जाता क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोटेक्ट करता है विमेन को अगेंस्ट यूरिक एसिड एंड गाउट। विमेन में लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में यूरिक एसिड और गाउट की अटैक बढ़ सकते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी में। सो ईस्ट्रोजन का जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है वो कम हो जाता है। तो यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो, जैसे आप यूरिन रिच फूड खा रहे हो, या आपको रिस्क फैक्टर्स हो, हाइपरलिपिडीमिया, एक्सेस शुगर, ओबेसिटी और एक्सेसिव फ्रूट जूस वगैरह पीना, रॉन्ग डाइट, ये सब कर रहे हो, या तो किडनी की एक्सक्रीशन कम होने के कारण, किसी को अगर किडनी डिजीज़ हो या और कोई फैक्टर्स हो तो यूरिक एसिड नहीं निकलता किडनी से तो जमा होता है बॉडी में। अगर आप अल्कोहल का उदाहरण लें तो अल्कोहल जब लोग पीते हैं एक्सेस में तो वो यूरिक एसिड से compete करता है बॉडी से निकलने के लिए, तो किडनी अल्कोहल को प्रायोरिटी देती है निकालने के लिए, इससे यूरिक एसिड बॉडी में रह जाता है। सो ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अक्सर देखा गया है कि हाइपर यूरिसीमिया कई लोगों में होता है और कई सालों तक होता है, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं होती, ना वो डिटेक्ट होता है। सो जिनका यूरिक एसिड हाई है नेसेसरी नहीं है उनको बीमारियां हुए। सो 4 स्टेजेस होती है यूरिक एसिड की जो गाउट की बीमारी को अनफोल्ड करती है। फर्स्ट स्टेज होता है एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया, मीन्स आपका यूरिक एसिड हाई है और आपको कोई तकलीफ, कोई सिम्टम नहीं है, ये सालों साल चल सकता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपको एक्यूट अटैक आने लगते हैं। 85% में टो का जो फुट का जो फर्स्ट जॉइंट है वहाँ स्वेलिंग आ जाती है और इतनी सीवियर स्वेलिंग होती है, अक्सर ये रात को होती है, कि कभी कभी ये प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के पेन से भी ज़्यादा होता है और बहुत सीवियर पेन होती है। जॉइंट के अंदर आपको गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा।
तो इससे पेशेंट को चलने में भी दिक्कत होती है और लिंपिंग शुरू हो जाती है। इसको एक्यूट गाउट कहते हैं। तो ये अटैक विदाउट ट्रीटमेंट भी 5 या 7 दिन में कम हो जाता है, लेकिन आजकल तो दवाइयां हैं जो हम शुरू कर देते हैं। तो ये अटैक्स आते हैं, ये सेकेंड फेज है। तीसरा फेज होता है इंटर क्रिटिकल पीरियड, जहां कोई अटैक नहीं आता। तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो लगेगा इनको तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है, लेकिन अंदर हाइपरयूरिसीमिया चल रहा है और क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं। फिर इनको गाउट के अटैक्स आ सकते हैं। और फोर्थ स्टेज में टोफेशियस गाउट, जहां यूरिक एसिड क्रिस्टल की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि एक्चुअली क्रिस्टलाइन आर्थ्रोपैथी या जॉइंट डैमेज होने लगते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको दिखाया था। तो आप ये फोटोज देखिए, इसमें आपको क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स दिखेंगे। ये पैरों में भी हो सकता है, कान में हो सकता है, रिस्ट के आजू बाजू, हैंड्स, फिंगर्स में हो सकता है। तो अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जहां आप अपना वेट कंट्रोल करिए, हाई प्यूरिन फूड्स कम करिए, जैसे कि सी फूड, शेल फिश, रेड मीट, ऑर्गन मीट। अल्कोहल कंजम्पशन बहुत कम कर दीजिए, ये सब गाउट को प्रेसिपिटेट करते हैं, अटैक्स को। बियर इज़ द वर्स्ट अमंग्स ऑल द अल्कोहल्स। और दूसरा लाइफस्टाइल चेंजेस, वेट लॉस, शुगर कंट्रोल, लिपिड कंट्रोल, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन से भी अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। चेरी जूस या चेरीज बोलते हैं, अच्छा है। स्ट्रॉबेरीज भी हेल्प करती है। स्किम्ड मिल्क, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, उससे भी आपको ठीक लगेगा। और कई कॉफ़ी ड्रिंकर्स होते हैं क्रॉनिक, जो मॉडरेट इनटेक करते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करता है गाउट। तो इसमें दवाइयों का क्या रोल है? एक तो देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो एक्चुअली गाउट को प्रेसिपिटेट कर सकती है, जैसे एस्प्रिन हो गई, थोड़े ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो गई जिसमें डायूरेटिक्स होते हैं, टीबी की मेडिसिन, कीमोथेरेपी। सम सॉर्ट ऑफ ल्यूकीमियाज ऑल्सो प्रेसिपिटेट अटैक बिकॉज ऑफ रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ट्रीटमेंट किसको ज़रूरी होती है? अगर तो किसी को टोफेशियस गाउट है, या किसी को बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, या किडनी में स्टोन्स हो गए। हाँ, किडनी में भी स्टोन हो सकते हैं बीमारी के कारण और बहुत तकलीफ दे सकते हैं। या टोफेशियस गाउट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इनको तो फिर दवाइयाँ देनी पड़ती है। दवाइयाँ होती है शुरू में एक्यूट अटैक में, जैसे हम NSAIDs देते हैं, पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, स्टेरॉइड दे सकते हैं या टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन जॉइंट के अंदर। कोल्चिसिन देते हैं, 6-7 दिन में अटैक कम हो जाता है। बाद में शुरू करते हैं दवाइयाँ जो यूरिक एसिड को लो करती है, जैसे एलोप्यूरिनॉल हो गया और फेब्यूक्सोस्टैट हो गया। प्रोबेनेसिड आजकल इतना नहीं यूज़ होता है। तो आपको अगर ये बीमारी है तो आपको जल्द से जल्द रूमेटोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा और उसकी ट्रीटमेंट सही से शुरू करनी पड़ेगी। एक मिथ है जो मैं तोड़ना चाहता हूं कि वेजिटेरियन डाइट में आपको कुछ भी कम करने की ज़रूरत नहीं है। पहले बोला जाता था कि दालें कम करो, बीन्स कम करो, और ये वेजिटेबल नहीं खाना, मशरूम नहीं खाना। लेकिन वेजिटेरियन डाइट अगर आप मॉडरेशन में ले रहे हो, आपको कुछ भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। नमस्कार।